चलिए कोलिनियर हो गया, कोप्लेनर हो गया। अब एक वेक्टर देखेंगे जिसका नाम होगा जीरो वेक्टर। ये काफी इंपॉर्टेंट है जीरो वेक्टर। मैग्नीट्यूड, इट इज अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड जीरो। जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, जीरो वेक्टर। और उसकी जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर इज आर्बिट्ररी। डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर इज आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी मतलब क्या, नॉट नोन टू अस, नॉट नोन टू अस सिंपली। यानी कि देखिए ये जीरो बार बन गया जीरो वेक्टर। आप बोलेंगे सर डायरेक्शन मालूम नहीं, मतलब क्या होगा? अगर मैंने आपको कहा कि भाई वेलोसिटी जीरो बार है, वेलोसिटी कितनी है, जीरो। मैंने बोला कि नहीं ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है, साउथ में, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों? बिकॉज उसकी मैग्नीट्यूड ही जीरो है। मैग्नीट्यूड जीरो है मतलब वो वेलोसिटी आगे बढ़ ही नहीं रही, तो डायरेक्शन कौन सी भी लो, क्या फायदा? समझ में? तो उसे ही हम लोग कहेंगे जीरो वेक्टर। जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो होगी, डायरेक्शन आर्बिट्ररी होंगी, उसे हम लोग जीरो बोलेंगे। आर्बिट्ररी मतलब क्या, नॉट नोन टू अस। कौन सी भी ले लो, आपके मन में जो आए वो डायरेक्शन कंसीडर करो, लेकिन मैग्नीट्यूड कैसी होनी चाहिए, जीरो। मैग्नीट्यूड कैसी होनी चाहिए, जीरो। मैग्नीट्यूड को जीरो ले लो एंड डायरेक्शन को आर्बिट्ररी कंसीडर करो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, जीरो वेक्टर। अब नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट वेक्टर, ये काफी इंपॉर्टेंट, ये वेक्टर आप लोगों को यूज करना है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, इट इज अ वेक्टर having unit magnitude always, यूनिट मैग्नीट्यूड ऑलवेज। जिसकी मैग्नीट्यूड हर बार एक ही होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर कहेंगे। मैग्नीट्यूड हर बार एक ही होगी उसे हम लोग कहेंगे यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन बदलेगी। इमेजिन कीजिए, इफ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम औरंगाबाद टू सपोज व्हाट वी से जालना, इफ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम औरंगाबाद टू जालना, ओके। ये हो गया औरंगाबाद, ये हो गया जालना, और इस तरह का एक वेक्टर है। अगर हमने बोला यूनिट वेक्टर इज फ्रॉम औरंगाबाद टू जालना, तो ये हो गया ए कैप। तो आप बोलेंगे नहीं सर डिस्टेंस तो वन थोड़ी है। नहीं भाई, डिस्टेंस ज्यादा है, लेकिन ये सिर्फ रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन को, ये सिर्फ रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन को। यूनिट वेक्टर को हमने मैग्नीट्यूड बताने के लिए लाया ही नहीं फिजिक्स में। यूनिट वेक्टर फिजिक्स में इसलिए आया ताकि वो हमें डायरेक्शन बता सके कि एग्जैक्टली डायरेक्शन है क्या। एक छोटा सा वेक्टर जो सिर्फ डायरेक्शन मेंशन करेगा। जैसे कि देखिए, अगर हमने लिया है ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जे एक्सिस हो गया, तो x के अलोंग भी एक छोटा सा यूनिट वेक्टर होगा, y के अलोंग भी एक छोटा सा यूनिट वेक्टर होगा, और j के अलोंग भी z एक्सिस के अलोंग भी एक छोटा सा यूनिट वेक्टर होगा। समझ में आया? तो यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन को। मैग्नीट्यूड तो उसकी हर बार वन ही रहेगी। अगर आप औरंगाबाद से दिल्ली भी ले लो तो यूनिट वेक्टर ट्रैवलिंग फ्रॉम औरंगाबाद टू दिल्ली, यूनिट वेक्टर, तो उसकी मैग्नीट्यूड कितनी बन गई, वन। तो यूनिट वेक्टर फिजिक्स में क्यों आया? यूनिट वेक्टर आया ही डायरेक्शन बताने में। ये हिंदी में क्यों लिख के दे रहा हूं, बिकॉज ये आपको डेफिनेशन नहीं, आपको इसकी कॉन्सेप्ट याद होना जरूरी है। ओके, ये यूनिट वेक्टर दुनिया को रास्ता दिखाने आया है, हमें रास्ता दिखाने आया है कि भाई इस डायरेक्शन में जाओ। मैग्नीट्यूड के बारे में मत सोचो, सिर्फ आगे बढ़ते चलो। जैसे कि आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे, मार्कशीट कितने मिलेंगे मत सोचो, सिर्फ आगे बढ़ते रहो उसी डायरेक्शन में, एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड के बारे में मत सोचो, मैग्नीट्यूड तो एक ही होगी, लेकिन वो डायरेक्शन बताएगा, उसे हम लोग कहेंगे यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर कहेंगे उसे हम लोग? यूनिट वेक्टर। समझ में आया? ओके, सो जो वेक्टर रास्ता दिखाने आया है उसे हम लोग क्या कहेंगे? यूनिट वेक्टर कहेंगे। अब देखिए उसका रिप्रेजेंटेशन भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। रिप्रेजेंटेशन देखिए, ये जीरो वेक्टर को हम लोग नल वेक्टर भी कहते हैं। नल वो वाला नल नहीं रे, ये नल NULL, नल वेक्टर भी कहते। यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन देखो, उसे हम लोग डिनोट करते हैं कैप। सपोज अगर मैंने एक वेक्टर लिया ए, ये कैप इस तरह से। ओके, फिर से एक बार बना के देखिए, ए कैप, ये बन गया अपना यूनिट वेक्टर। समझ में आप लोगों को? ओके, ए कैप इज द यूनिट वेक्टर, और उसका फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर इज वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। नहीं तो ये निकाल, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ओके, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड।
ये होता है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, ए कैप इज इक्वल टू ए बार अपॉन मॉड ए। ये ए कैप, ये मतलब ये कौन सा वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर। ये वाला अपना नॉर्मल वेक्टर, और ये वाला क्या होगा, उसकी मैग्नीट्यूड। समझ में? अगर इस तरह से लिया, पी कैप इज इक्वल टू पी बार डिवाइडेड बाय पी, पी बार डिवाइडेड बाय पी। देखिए बच्चों, तीन टाइप के यूनिट वेक्टर होता है। एक तो होता है आई कैप, दूसरा होता है जे कैप, तीसरा होता है के कैप। यहाँ आने वाले लेक्चर्स में आएंगे। सिर्फ एक हिंट बोलता हूँ आप लोगों को, एक्स के अलोंग जो यूनिट वेक्टर ट्रैवल करेगा वो रहेगा आई कैप। एक्स एक्सिस के अलोंग जो रहेगा उसे हम आई कैप बोलेंगे। वाई एक्सिस के अलोंग जो होगा उसे हम लोग जे कैप बोलेंगे, और जो जेड एक्सिस पे होगा उसे हम लोग के कैप बोलेंगे। ठीक है, उस आई जे के तीनों की मैग्नीट्यूड कितनी है, 1, लेकिन उनकी डायरेक्शन कुछ ना कुछ तो भी है। आई कैप मतलब वो एक्स के अलोंग जाएगा हॉरिजॉन्टली इस तरह से, जे कैप मतलब वो ऊपर जाएगा वाई के अलोंग, और के कैप मतलब वो इस तरह से आएगा। तीनों भी यूनिट वेक्टर एक दूसरे को 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर होंगे। क्यों? बिकॉज ये एक्स वाई जेड तीनों भी एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर। तो आई जे के अगर हमने लिया तो आई बार का मैग्नीट्यूड, जे बार का मैग्नीट्यूड, के बार का मैग्नीट्यूड, तीनों का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। क्यों? बिकॉज दे आर द यूनिट वेक्टर्स, दे आर द यूनिट वेक्टर्स। समझ में? तो यूनिट वेक्टर्स का फॉर्मूला क्या है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। इसे हम लोग क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर। समझ में आया? तो ये सारे वेक्टर हमारे फिनिश हो गए। एक और वेक्टर बाकी है, कॉनकरेंट वेक्टर। इसे हम यहाँ पे ऐड कर दो, कॉनकरेंट, काफी इजी है, कॉनकरेंट। अब ये कॉनकरेंट वेक्टर मतलब क्या होता है, सपोज ये पॉइंट कंसीडर करो, यहाँ पे F1 बार, F2 बार, F3 बार, तीनों की डायरेक्शन सेम है क्या, नहीं, मैग्नीट्यूड सेम है क्या, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी हो, मैग्नीट्यूड के बारे में भी मत सोचो, डायरेक्शन के बारे में भी मत सोचो, एक ही चीज के बारे में सोचो कि ये तीनों की तीनों वेक्टर्स एक पर्टिकुलर पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट से शुरू होते हैं, उसे हम लोग कहेंगे कॉनकरेंट वेक्टर। क्या कहेंगे उसे, कॉनकरेंट वेक्टर। यानी कि एक पॉइंट पे ये अगर लिया तो यहाँ पे एक जाएगा, यहाँ पे एक जाएगा, ये भी कॉनकरेंट बन गया, यहाँ से ये बाहर निकल गया, ये भी कॉनकरेंट, एक ही पॉइंट से अगर निकला तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कॉनकरेंट वेक्टर। समझ में आया? ओके, तो इतने वेक्टर्स के सारे टाइप होते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण रहेगा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर। पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम रहेगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट आपको समझनी पड़ेगी। ये वेक्टर का नोटेशन अगर आपने देखा तो ये वाला जो पार्ट होगा उसे हम लोग कहेंगे हेड ऑफ दैट वेक्टर, और ये वाला आप देंगे टेल, टेल मतलब पूछ। ओके, ये इस तरह से अगर वेक्टर होगा तो जो एरो का पार्ट होगा वो होगा हेड वाला पार्ट, और पीछे वाला जो होगा वो होगा टेल वाला पार्ट। ठीक है, तो ये एंगल निकालने के लिए ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट होती है। एंगल निकालने के लिए सपोज हम एग्जांपल कंसीडर करेंगे, चलो ये फर्स्ट लेंगे, ये तो होगा 90 डिग्री। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल हम लोग कंसीडर कर लेंगे, ये इस तरह से कर दो, सपोज ये इस तरह से, ये एंगल होगा सपोज 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये होगा इस तरह से, ये भी होगा इस तरह से। ये देखिए, एरो को ध्यान से देखिए, ये होगा 60 डिग्री, थर्ड वाली कंडीशन। आप बोलेंगे, हमने अगर आपको पूछा कि भाई इनमें ये सारे वेक्टर्स में क्या एंगल बोला, आप बोलेंगे सर क्या इज 90 60 60। इसके लिए कंडीशन होती है, एक रूल होता है, वो क्या होता है, एंगल निकालने के लिए टेल टू टेल या हेड टू हेड होना जरूरी होता है। टेल से टेल या हेड से हेड, ये पूरा ये याद रखिए, टेल से टेल या ताल से ताल मिला, ऐसे मत करो, वो गाना है ना, वो ताल से ताल मिला, वैसे ही टेल से टेल मिला, हेड से हेड मिला। यानी कि जब टेल से टेल होगा, टेल ऑफ वन वेक्टर इज कनेक्टेड टू, सपोज ये वेक्टर नंबर फर्स्ट 1 बार, ये वेक्टर नंबर सेकंड बार। अब देखिए, पहले का टेल और दूसरे का टेल दोनों ज्वाइंट है, यानी कि दोनों में एंगल अपने आप कितना बनेगा, 90 डिग्री। क्यों? बिकॉज ये पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होती है, यहाँ पे सपोज ये फर्स्ट वेक्टर, ये सेकेंड वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल को है। एंगल निकालने के लिए कंडीशन क्या चाहिए, टेल से टेल या हेड से हेड। तो यहाँ पे तो हेड से टेल हो गया, फिर इसे हम क्या करें, इसीलिए हमने पहले एक पॉइंट पढ़ा था, पैरेलल, शिफ्टिंग ऑफ पैरेलल वेक्टर्स। तो इसे ही हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं ना, ध्यान दीजिए। अभी ये सेकेंड वाला वेक्टर ये था पहले इस तरह से, तो हमने इसे शिफ्ट कर दिया,
इस तरह से ऊपर, मैंने कहा था ना आपको, फोर्स का एक एग्जांपल भी दिया था। ओके, थोड़ा सा रिकैप करके देख लीजिए। तो ये हो गया वेक्टर नंबर फर्स्ट। ये एंगल कितना था 60, ये एंगल कितना था 60, ये टोटल तो 180, ये 60 होगा तो ये कितना होगा 120 डिग्री। तो एंगल कितना आएगा तो 120 डिग्री। समझ में आया आप लोगों को किस तरह से करना है। ओके, तो ऐसे भी हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन एक चाहिए, टेल से टेल या हेड से हेड। अब ये देखो, अब तो ये देखो हेड से हेड है, हेड ऑफ वन वेक्टर एंड हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर बोथ आर कनेक्टेड, तो दोनों के बीच में ऑब्वियसली एंगल कितना होगा 60 डिग्री। दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 60 डिग्री। ओके, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आगे आगे धीरे धीरे लेक्चर्स में आएंगी। एक तो टेल से टेल चाहिए या हेड से हेड चाहिए। ओके, नहीं होगा तो आप पैरेलल शिफ्टिंग से उसे उस तरह से कन्वर्ट कीजिए, नहीं होगा तो उसे आप लोगों को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके वो आएगा, नहीं तो फिर वो आंसर नहीं आ सकता। समझ में? ओके, सो इस तरह की ये सारी चीजें होती है। एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, इसके भी कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे जिसका नाम है शिफ्टिंग ऑफ पैरेलल वेक्टर्स। शिफ्टिंग ऑफ पैरेलल वेक्टर्स, कि ये पैरेलल वेक्टर्स की शिफ्टिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे एक वेक्टर होगा इस तरह से, सपोज ये 10 न्यूटन का है वेक्टर है, इसे हम एफ बार बोलेंगे। इस वेक्टर को हम लोग देखिए, ये वेक्टर अगर इस तरह से होगा तो हम लोग यहाँ इसे इस डायरेक्शन में ऐसे शिफ्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसे ही हम लोग कहेंगे पैरेलल शिफ्टिंग। तो ये आने वाले एंगल निकालने के लिए काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा ये, कि पैरेलल शिफ्टिंग क्या होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल, सपोज ये होगा, सपोज एक फोर्स होगा, सपोज ये भी होगा 10 एफ बार इज इक्वल टू दिस, तो इसे हम लोग सीधा पैरेलल शिफ्ट करके इस तरह से भी यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये सेम ही रहेगा। ओके, अगर एक फोर्स, एक पर्टिकुलर बॉडी, ये फोर्स अगर इस डायरेक्शन में होगा तो उसे हम शिफ्ट करके आगे भी निकाल सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। एरो का मीनिंग क्या है, हम लोग उसे एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन एक है, दैट फोर्स मस्ट बी ऑन सेम बॉडी। यहाँ पे जिस बॉडी पे फोर्स था, यहाँ पे भी उसी बॉडी पे फोर्स चाहिए। ये अगर बॉडी अलग होगी, ये बॉडी अलग होगी, तो हम लोग ऐसे नहीं कर सकते। समझ में? ओके, अगर ये फोर्स होगा 10 न्यूटन, ये यहाँ पे इस तरह से, तो हम लोग ये ऐसे कंसिडर करेंगे, ये वाला, तो हम लोग इसे शिफ्ट करके इसी डायरेक्शन में ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। शिफ्ट कर दो, पैरेलल शिफ्ट करो, ऐसे होगा तो सीधा यहाँ पे लेके जाओ, कोई चेंजेस नहीं आएगी, सेम रहेगा। इसे हम लोग क्या कहेंगे, पैरेलल शिफ्ट। लेकिन इसमें एक ही काफी इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, कि अगर यहाँ पे जिस बॉडी पे फोर्स था, यहाँ पे भी उसी बॉडी पे फोर्स चाहिए। अगर ये बॉडी होगी तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में अगर फोर्स होगा, तो हमें इसे अगर शिफ्ट करना है, आगे शिफ्ट करना है, तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखिए, फोर्स मस्ट बी ऑन दैट सेम बॉडी। फोर्स कैसे रहेगा, सेम बॉडी पे रहेगा। अगर बॉडी बदल गई तो फिर ये पैरेलल शिफ्टिंग कोई काम की नहीं रहेगी। समझ में? डायरेक्शन भी नहीं तो ऐसे नहीं कर सकते आप लोग। देखिए, ये फोर्स अगर यहाँ पे होगा तो सर मैंने शिफ्ट करके उसको इस तरह से निकाल दिया, नो, इट्स रॉन्ग, इट्स कंप्लीटली रॉन्ग, ये एंटी पैरेलल हो गया। फिर समझ में? नाम क्या है अपना, शिफ्टिंग ऑफ पैरेलल वेक्टर्स। शिफ्टिंग ऑफ पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स को खींचो। अगर यहाँ पे एक वेक्टर होगा इस तरह से, तो यहाँ इसे ऐसे खींचो। ये वेक्टर इस तरह से होगा तो उसे नीचे खींचो, ये वेक्टर इस तरह से होगा तो उसे ऊपर खींचो। लेकिन ये वेक्टर्स अगर इस डायरेक्शन में होगा तो उसे आप इस डायरेक्शन में नहीं कर सकते। समझ में आप लोगों के? ओके, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग कहेंगे पैरेलल वेक्टर, दैट इज द शिफ्टिंग ऑफ पैरेलल वेक्टर्स।